आई थिंक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जिस चीज़ के लिए लड़ते हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम हो जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए उस चीज़ के लिए नहीं लड़ते हैं। एजुकेशन की लड़ाई इस चीज़ की लड़ाई है कि किसी भी समाज में आम लोगों को वो फ्रीडम मिले कि वो एक्सप्लोर कर पाएँ कि वो खुद को कैसे देखते हैं और समाज को कैसे देखते हैं, और इस समझदारी में एक इंटरवेंशन के स्किल्स, चाहे वो लिंग्विस्टिक हों या इंटेलेक्चुअल हों, तार्किक हों, वो अर्जित कर पाएँ। तो हमारी ये लड़ाई जो है जो जंतर मंतर पे एक लंबे समय चली, उस लड़ाई का एक मेन मोटिव ये भी था कि आज के समय में जैसा पूछा गया कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, या किसी भी तरीके से आप अगर सत्ता पक्ष से डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो क्या आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, और उस अटैक को आज के देश में आम जनता कैसे देखे। तो आई थिंक जब भी आप राइट विंग कंजर्वेटिव फोर्सेस, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में, उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप पब्लिक एजुकेशन को कैसे समझते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे देश में इनफैक्ट जो अभी कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जेडी वांस ने एक बहुत एक्सप्लिसिट बातचीत की थी। उसमें आरएसएस के भी तमाम राम माधव शामिल थे। उसमें जेडी वांस कहते हैं कि हमारे लिए अमेरिका में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ सबसे बड़े एनिमी है, क्योंकि यही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को चुनौती के रूप में देखती हैं और चुनौती देती हैं। तो और वो जब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे किसी समाज में क्या सोचा जाएगा, समझा जाएगा, अच्छा बुरा, जुल्म, न्याय, संघर्ष, सत्ता, इन सब की क्या परिभाषाएं होंगी। ये परिभाषाएं अगर किसी स्पेस में नेगोशिएट होती हैं, उस स्पेस से बाहरी समाज में रेगुलेट होती हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्रैक डाउन करते हैं तो वो क्रैक डाउन आप किसी के एक यूनिवर्सिटी पे नहीं करते हैं, आप समाज की आगे आने वाली जेनरेशन्स की, उस समाज को परिभाषित करने की कैपेसिटी पे एक अटैक करते हैं। और हम सब ने वो कहानी सुनी है कि राजा चल रहा है और राजा को उसके दरबारी बैठे हुए हैं, और वो राजा ऐसा है कि वो चाहता है कि हमें खुश किया जाए, और वो दरबारियों से कहता है कि आप हमें खुश करिए, और दरबारी उसे खुश करने में लगे रहते हैं। कोई सुंदर सुंदर तस्वीरें उनकी बना के लाते हैं जिसमें राजा जितनी उनकी हाइट होती है उससे 10 गुना बड़े लगते हैं, 10 गुना सुंदर लगते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े पकवान बना के लाते हैं, कहते हैं कि ये इस देश के पकवान हैं, ये उस देश के पकवान हैं। और इसी तरीके से जो तमाम कपड़े सिलते हैं वो भी बना के लाते हैं। तो और उस पूरे जो उनका कोट होता है उसमें जो मंत्री होते हैं वो कुछ बुरा नहीं कह सकते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं जो राजा होता है उसको, क्योंकि आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो राजा गुस्सा हो जाएंगे, और राजा गुस्सा हो जाएंगे तो आपको सज़ा मिल जाएगी, और आपके परिवार के साथ आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हैं उसको उखाड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तो एक पोशाक सिल के लाने वाले एक व्यक्ति आते हैं, और वो जिसमें बांध करके कपड़ा लेकर के आते हैं, कपड़ा खोलते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए ये पोशाक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो राजा थोड़ा अचंभित होते हैं कि ये क्या है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो आसपास जो उसके मंत्री होते हैं उनकी तरफ देखते हैं। मंत्री घबरा जाते हैं कि राजा हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, हम क्या बोले, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ा चाटुकार होता है वो कहता है वाह 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 वाह, आप पे खूब जचेगी ये पोशाक।
और उसको देख करके बाकी मंत्रियों को लगता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं चाटुकारिता करने में। तो सब एक से बढ़कर एक कहते हैं, वाह क्या रंग है इसका, ये रंग तो आप पे हमेशा जचता है। कुछ कहते हैं कि देखिए कैसे चमक रहा है ये पहन के अगर आप निकलेंगे बाहर प्रजा के बीच में तो आपसे और ज़्यादा प्रेम हो जाएगा उस प्रजा को। तो राजा को भी लगता है, अरे मैं मूर्ख दिखूंगा, ये सब कह रहे हैं कि कितनी सुंदर पोशाक है, क्या रंग है, कितना चमक रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो वो राजा कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और अगले रोज़ वो पोशाक पहन के, मतलब कुछ नहीं पहन के, अपने राज्य में निकल पड़ते हैं। अब ये हम जानते हैं जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं कि एक देश में सिटीजन्स को जिस तरीके से बर्ताव करने के लिए रिवॉर्ड किया जाता है, सिटीजन्स खुद को उस तरीके का बर्ताव करने के लिए ट्रेन कर लेते हैं। आप बोलिए कि आप जी हुजूरी करिए, उससे रिवॉर्ड मिलता है, तो प्रजा करती है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बताइए कि राजा की जी हुजूरी करने से रिवॉर्ड मिलता है, एक से बढ़कर एक न्यूज़ चैनल्स आम छील के खाना है या काट के खाना है, आप महापुरुष हैं क्या, ये सब करने लगते हैं। तो इसी तरीके का उदाहरण उस अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे राजा चल रहा होता है और प्रजा पहले तो बहुत अचंभित होती है कि राजा को क्या हो गया है, आज ये नंगा क्यों निकल गया है रास्ते पे। पर कोई कुछ बोलता नहीं है, सबको डर है कि हमारी जान पे आ बनेगी। तो सब ताली बजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उनके आसपास के जो मंत्री होते हैं वो पहले ही सेट कर चुके होते हैं प्रजा को कि क्या करना है, क्या बोलना है। जैसे मोदी जी जब अलग अलग देश में निकलते हैं तो उनके सामने कथक डांसर्स प्रेजेंट ऐसे आ जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। हर देश में न जाने कहाँ से कथक डांसर्स वो मोबिलाइज करके उनको नाचने के लिए लगा देते हैं। तो मंत्री भी यही सब काम करते हैं कि राजा के आने से पहले प्रजा तैयार रहे कि क्या जवाब देना है। तो राजा चल रहे होते हैं, प्रजा बोल रही वाह बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो उसी के बीच में एक बच्चा होता है जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसकी माँ उसको कहती है चुप रहे, क्या कर रहा है, अपना घर तोड़वाएगा क्या, अपने बाप को पिटवाएगा क्या। तब तक वो राजा देख लेता है कि ये हंस रहा है मुझ पे, तो वो उसको बुलाता है कि क्या हो गया। बोलता है क्या हो गया। तो बच्चा कहता है आप तो नंगे हैं। तो राजा को रियलाइज़ होता है कि हाँ सच में मैं नंगा हूँ, और अगर एक छोटा बच्चा ये बात कह सकता है तो भले ही कोई और ना कह रहा हो, सोच तो सब रहे हैं। तो आज के समय में हम सब ये सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि राजा नंगा है। हम सबको मालूम है कि कोई भव्य पोशाक नहीं पहनी हुई है राजा ने। हम सब जानते हैं कि ना मखमल का ना रेशम का उसका पोशाक है। हम सब जानते हैं कि विकास के वादे के पीछे अनप्रेसिडेंटेड स्टैटिस्टिक्स भूखमरी के, गरीबी के, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। लेकिन ये कोई कहना नहीं चाह रहा है। एक लंबे समय से रस्म चली आई, जिस रस्म को बिठा दिया गया हम सबके दिमाग में कि बोलना नहीं है। और ये ऐसे ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान की आवाम इतिहास में हमेशा से कायर रही है। हमारा एक बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है, और ये आज़ादी और हिंदुस्तान का ये मौजूदा परिप्रेक्ष्य हमने बहुत शहादतों और लड़ाई के बाद हासिल किया। तो ये कैसे हुआ कि पिछले कुछ सालों में हम भूल गए कि कैसे बोला जाता है, कैसे बात रखी जाती है, बाकियों के लिए छोड़िए खुद के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो ये वही एस्पेक्ट है कि आप अपने सिटीजनशिप को, सिटीजनरी को जैसे ट्रेन करते हैं, आप जो सिग्नल्स देते हैं कि आप ऐसे बिहेव करेंगे तो इसमें रिवॉर्ड है, सिटीजनरी भी खुद को वैसे ट्रेन कर लेती है। और आप जैसे ट्रेन करेंगे कि ऐसा करेंगे तो उसमें पनिशमेंट है, तो सिटीजनरी खुद को वैसे भी ट्रेन कर लेती है। तो एक लंबे समय से हमें लगता था कि कुछ लोग, जिन लोगों के बोलने से सत्ता को
ये भ्रम भी पैदा सत्ता के बैठे लोग लगातार करते रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। देखिए कुछ लोग हैं जिनको हम चिल्लाने देते हैं बीच बीच में, और बाकी कोई भी मूवमेंट अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उस पर ब्रूटल क्रैकडाउन, चाहे वो रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या के बाद का मूवमेंट हो, या वो हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ JNU जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ पे जो अटैक हो उसके बाद का मूवमेंट हो। एक बड़ा दौर चला जब सिडिशन लगाया जाने लगा आम छात्रों के ऊपर, वो मूवमेंट हो, या 2019 का इक्वल सिटीजनशिप का मूवमेंट हो, फार्मर्स मूवमेंट हो। इन तमाम मूवमेंट्स पे बेतहाशा स्टेट रिप्रेशन हमने देखा ताकि वो मूवमेंट्स बड़े ना हो जाएं। इस सब के बावजूद बहुत सारे मूवमेंट्स बहुत बड़े हो गए, लेकिन एक समय के बाद ये मैसेज सबके दिमाग में चला गया कि आप अगर सड़क पे उतरते हैं तो उसके अंजाम में, उसके रिज़ल्ट में सिर्फ डंडे नहीं पड़ते हैं, उसके लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस न सिर्फ आपको, आपके पूरे परिवार को झेलने होते हैं। और ये डर कहीं ना कहीं हमारा नेचर बन गया, इंडियन सोसाइटी का नेचर बन गया। और आज भी हम अपने इसी ट्रेनिंग और इस नेचर को, जिस नेचर को सिखा दिया गया है हमें, उसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ महीनों का मूवमेंट बहुत बड़ा योगदान देता है। ये मूवमेंट किसी भी चीज़ से ज़्यादा शायद इस चीज़ की हिम्मत देने के लिए हम लोग इतिहास में याद रखेंगे कि आज भी तानाशाहों से न सिर्फ लड़ा जा सकता है, अगर साथ मिल के लड़ें तो शायद उनको हराया भी जा सकता है। तो ये मूवमेंट से हमें ये ताकत मिली, और अब जो ये थोड़ी सी ताकत मिली है, ये ताकत वापस कम ना हो जाए और वापस हम कंफर्टेबल ना हो जाए ना बोलने में, बाकियों के लिए क्या खुद के लिए भी ना बोलने में। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आज के समय में जितना डिवीज़न और जिस आधार पर डिवीज़न वो हम सबके बीच में क्रिएट करना चाहते हैं, उस डिवीज़न को रिजेक्ट करते हुए एक यूनिटी हम लोग फोर्ज करें आपस में। जैसा कि साथी ने बोला, माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बीच में चली गई थी, कि लेफ्टिस्ट्स हुए, अम्बेडकराइट्स हुए, लिबरल्स हुए, गांधीयंस हुए, ये वो समय नहीं है कि हम बोलें कि हम आपसे कितने बेहतर हैं और आप हमसे कितने कम बेहतर। ये इस चीज़ का समय है कि हम बोलें कि हम एक साथ कितने बेहतर रूप से सामने इस देश के सबसे बड़े दुश्मन को चुनौती दे सकते हैं। इतिहास में बार बार फासीवादी ताकतों के सामने प्रोग्रेसिव ताकतों ने ये गलती की है, और बार बार ये मैसेज भी प्रोग्रेसिव ताकतों के अंदर से ही गया है कि ये वन अपमैनशिप का वक्त नहीं है, ये बिग ब्रदर सिंड्रोम का वक्त नहीं है, ये अपने अति क्रांतिकारी होने का समय नहीं है। ये समय है सिर्फ यूनिटी का, सॉलिडारिटी का, क्योंकि उनके बीच में बेतहाशा यूनिटी है। वो आपको RSS के स्ट्रक्चर में बार बार दिखा देंगे कि वो मनुस्मृति जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं, और उस मनुस्मृति के कोर में जो पितृसत्ता, जो जातिवाद है, आपको वो कोर को छुपा करके वो RSS में उसी सिस्टम के खिलाफ कायदे से जिन लोगों को लड़ना चाहिए उनकी भागीदारी दिखा देंगे। इस वक्त जो नफ़रत का कारोबार देश में चल रहा है, उस नफ़रत के कारोबार में वो आपको उन लोगों की भागीदारी दिखा देंगे जिनके खिलाफ ये नफ़रत का कारोबार चल रहा है। तो जब हम एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से लड़ रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से डिसऑर्गेनाइज्ड रूप से तो लड़ा नहीं जा सकता है। अगर एकमात्र सहारा तरीका हमारे लिए है आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो वो सिर्फ हमारी यूनिटी का रास्ता है। और जो बात पूछी गई कि ये हिम्मत यंग लोगों में कहाँ से आई कि रिप्रेशन झेलने के बावजूद वो लड़ाई लड़ते गए, तो अगर ये समय सॉलिडारिटी और यूनिटी का है, तो ये समय डरते हुए हिम्मत दिखाने का भी है। सबको
आज के समय सबको डर लग रहा है, अलग अलग समय पे। आप थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो सबको अलग अलग समय पे लगता है कि ये तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके इस महफिल में बैठे रहने और आपके जेल में NSA या सेडिशन UAPA जैसे कानून में इनकार्सरेटेड होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो लोगों के दिलों में ये डर कि हमारे साथ ये हो सकता है, ये डर बहुत वाजिब डर है। हम उस महाराष्ट्र में खड़े हैं जहाँ से भीमा कोरेगांव के कितने सारे अरेस्ट्स हम लोगों ने अपने आँखों के सामने देखे। कबीर कला मंच के कितने एक्टिविस्टों के अरेस्ट्स और अभी तक वो जेलों में हैं, ये हमने यहीं से देखा। तो ये झूठ नहीं है कि अटैक है, और ये अटैक टारगेटेड अटैक है कि जब डर लगे तो अपने जैसे 4-5 और लोगों को ढूंढिए जिनको भी डर लग रहा है, और जब हम साथ में डरते हैं तो उसको हिम्मत कहते हैं। तो अगर इतिहास में ये दर्ज हो कि ये जो दौर चल रहा था ये दौर जुल्म था, तो ये चीज़ भी रजिस्टर हो कि ये जो दौर चल रहा था वो दौर हिम्मत का भी था, जहाँ पर वो जुल्म की नई परिभाषाएं लिख रहे थे, वहीं पे आम लोग संघर्ष की नई परिभाषाएं लिख रहे थे। अगर वो आपको बताएं कि आप न सिर्फ 4 वर्णों में डिवाइडेड हैं, बल्कि उन वर्णों में भी, जातियों में भी न जाने और कितनी जातियों में डिवाइडेड हैं, इसलिए साथ में नहीं लड़ना है, तो आप बार बार उन्हें बताइए कि आप जो सपना लेकर के आए थे विकास का, उस विकास के सपने की तरफ अगर सही मायने में हमें बढ़ना है, आप तो नहीं बढ़ पाएंगे, अगर हमें बढ़ना है तो वो सिर्फ यूनाइटेड रूप से ही हो सकता है। तो जहाँ पे वो डिवीज़न के नए प्रयास करें, वहाँ पे हम सॉलिडारिटी के नए मंच बनाएं। यही एक अकेला तरीका है हमारे पास हिंदुस्तान को बचाए रखने का। और इस मूवमेंट में पिछले कुछ महीनों में यंग जनरेशन ने ये बात प्रूव की है कि जहाँ ज़रूरत होगी, जिस मोर्चे पे खड़े होना होगा, जिस जगह से बोलना होगा, उन जगहों पे अगर कोई पहली पंक्ति में खड़े रहने को तैयार होगा तो वो इस देश के छात्र और नौजवान रहेंगे। हम अपना इतिहास नहीं भूले हैं। हम जानते हैं कि इस इतिहास में जो लोग आज हम प्राउडली अपने एंसेस्टर्स में काउंट करते हैं, दुख की बात आरएसएस के लिए ये है कि उन्हें भी उन्हें अपने एंसेस्टर्स में आज काउंट करना पड़ता है। भगत सिंह को न चाहते हुए क्लेम करना पड़ता है, ज्योतिबा फूले को न चाहते हुए क्लेम करना पड़ता है, गांधी को जिनकी हत्या में उनका हाथ रहता है, उनको न चाहते हुए दिल्ली पहुंचते ही राजघाट पे नमन करना पड़ता है प्रधानमंत्री को। वो तमाम लोग जो उनकी गले की हड्डी बने रहे इतिहास में, उन तमाम लोगों को उन्हें क्लेम करना पड़ता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका इतिहास कितना शर्मनाक है। अगर इतिहास में कहीं पे भी डिग्निटी है, कहीं पे भी प्राइड है, तो वो संघर्ष की विचारधारा में है। वो उन लोगों में है जो इतिहास में आज नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वालों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो हमें हमारे साथ अगर कोई चीज़ है तो हमारा सच्चा संघर्ष है। हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि अंबेडकर, फूले, सावित्री, फातिमा शेख, गांधी, भगत सिंह हमारे संघर्ष की विरासत के एंसेस्टर्स हैं। तो ये संघर्ष की सच्ची विरासत हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इस विरासत को आगे कंटिन्यू करने से ही, जैसे पिछले समय में
पिछले दौर में इन हिंदुस्तान की नई परिभाषा गढ़ी गई, इस लोकतंत्र की नई परिभाषा रची गई, संविधान की नई मूल्यों को गढ़ा गया, उसी तरीके से इसी इतिहास को, इसी गौरवान्वित इतिहास को आगे बढ़ाते हुए ये नई पीढ़ी एक नया संविधान के उन्हीं मूल्यों को फिर से एनर्जाइज करते हुए हिंदुस्तान के लोकतंत्र की वही परिभाषा को और नर्चर करते हुए वापस इस देश में स्थापित करेगी। ये हम यंग लोग इसके लिए पिछले कुछ महीनों में हमने गवाही दी है कि जेन ज़ी सिर्फ फ़ोन नहीं चलाता है, उस फ़ोन पे जो प्रोपेगेंडा होता है, जो मटेरियल होता है, वो बहुत पॉलिटिकल मटेरियल भी होता है। और अगर किसी जनरेशन में तानाशाह सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर आज के समय में है तो वो यंग जनरेशन में है। तो ये यंग जनरेशन भले ही ऐसे दौर में बड़ी हुई हो जहाँ पे बहुत इंक्रीज्ड इंडिविजुअलाइजेशन, आइसोलेशन हो, लेकिन ये नई जनरेशन जिस देश में बड़ी होगी और शायद इसके आगे आने वाली जनरेशन जिस देश में बड़ी होगी, वो देश हम ऐसा छोड़ के जाएंगे जिस देश पे हमें गर्व होगा, जिस देश में सबके लिए जगह होगी सिवाय नफ़रत की, जिस देश में संविधान को मनुस्मृति से नहीं बदला जा रहा होगा, जिस देश में शिक्षा को पूंजीपतियों को नहीं बेचा जा रहा होगा, जिस देश में ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू होगी, जिस देश में इंसान की जान की कीमत होगी, जिस देश में ज़मीनों को पब्लिक सेक्टर को बेचा नहीं जा रहा होगा, ऐसे देश का हम लोग निर्माण करेंगे और इसमें हर जनरेशन की शिरकत रहेगी। भले ही जेन ज़ी की बात बार बार होती है, लेकिन हमारे लिए ये नया देश बनाने के लिए हर पीढ़ी का संघर्ष लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिस प्रोसेस में ये सरकार बहुत घबरा गई है, इतना कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्या देना है, तो इस प्रोसेस को यूं ही हम चलते देते रहें और सही मायने में लोकतंत्र, संविधान और उनके तमाम मूल्यों की रक्षा हम इस देश में करें, अपने संघर्षों से उसको मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।